नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर पीयूष रंजन सर गंगाराम हॉस्पिटल नई दिल्ली में गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट हूँ। आज आपसे इस वीडियो में मैं आपसे एक बहुत ही महत्वपूर्ण गैस्ट्रोइंटेस्टिनल सिम्टम डिस्फेजिया यानी कि निगलने में अगर आपको तकलीफ़ हो, इसके बारे में बात करूँगा। देखिए, जब खाना हम निगलते हैं तो इसमें दो तरह की हमारी बॉडी के सिस्टम्स इन्वॉल्व होती हैं। एक न्यूरोलॉजिकल सिस्टम इन्वॉल्व होता है, जो कि जिसके कारण हमारे थ्रोट से खाना नीचे जाता है और टंग के साथ ये खाना ऊपर, जब हम खाना मुंह में लेते हैं, टंग के हमारी जो जीभ के ज़रिए ये पीछे पुश होता है और ब्रेन के सिग्नल्स के साथ ये खाने की नली में आता है। तो ये एक फेज़ हो गया। और एक बार जब ये खाने की नली में आ जाए खाना, तो वो फिर सीधा बिना किसी रुकावट के खाने की नली के नीचे के हिस्से को क्रॉस करते हुए स्टमक में चला जाता है, यानी पेट में चला जाता है। तो ये निगलने की सामान्य प्रक्रिया है। तो खाना निगलने में यदि संबंधित हमें प्रॉब्लम हो तो ये दो तरह की परेशानियों से हो सकता है। एक न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम से, यानी कि इस जिसको ट्रांसफ़र डिस्फेजिया कहते हैं, टंग से यहाँ तक आने की प्रोसेस में जो न्यूरोलॉजिकल कंपोनेंट इन्वॉल्व होता है। और दूसरी तरह की बीमारियाँ होती हैं जो फूड पाइप में रुकावट से होती हैं या फूड पाइप की किसी भी तरह की प्रॉब्लम से होती हैं। तो ट्रांसफ़र डिस्फेजिया को हम पहले संक्षेप में समझ लेते हैं, क्योंकि उसके बारे में हम विस्तार में बात नहीं करेंगे। जैसे पैरालिसिस होता है, स्ट्रोक होता है, पार्किंसन डिजीज़ होती है जो एक डीजेनरेटिव न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम है, पीएसपी होती है, ये भी एक तरह की डीजेनरेटिव न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम है। इसमें इंसान मुंह से खाना यहाँ तक पहुँचाने में प्रॉब्लम होती है, इसके कारण खाना निगलने में तकलीफ़ होती है और ये आसानी से पहचाना जा सकता है। दूसरी तरह की मेन जो बीमारियाँ होती हैं जिनके बारे में मैं आपको बताऊँगा, वो है जब हम खाना हमारा यहाँ तक पहुँच गया और नीचे नहीं जा रहा हो, तो वो किन कारणों से होता है। तो इन कारणों को हम दो मुख्य भागों में बांटते हैं। एक होती है जिसमें खाने की नली के ऊपर के चारों तरफ जो स्ट्रक्चर है उसमें किसी के कारण दबाव पड़ रहा हो। दूसरा, खाने की नली की मांसपेशियों में कोई प्रॉब्लम हो या अंदर से समस्या हो। तो खाने की नली में मांसपेशियों से होने वाली जो समस्या होती है, इसमें मैंने एक दूसरे वीडियो में एकिलेज़िया कार्डिया नाम के एक बीमारी के बारे में काफ़ी डिटेल में आपसे बात की है, जिसमें खाने की नली का नीचे का जो हिस्सा होता है, स्फिंक्टर, जिसको लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर कहते हैं, ये जब हम खाना खाते हैं खुलता नहीं और खाना नीचे नहीं जा पाता है। तो ये एक तरह की बीमारी है जिसका डायग्नोसिस एंडोस्कोपी और मैनोमेट्री के ज़रिए होता है और इसका इलाज एक प्रक्रिया होती है जिसको पोएम कहते हैं। ये एक लंबा विषय है, इसके बारे में मैंने पहले भी बात की है और एक दूसरे वीडियो में आपसे फिर से बात करूँगा। दूसरी तरह की बीमारियां जो होती हैं, जो खाने की नली के बाहर से दबा सकती हैं, अगर थायराइड ग्लैंड काफ़ी बड़ा हो, फूड पाइप के चारों तरफ लिम्फ नोड्स होते हैं मीडियास्टिनम में, चेस्ट में, उनसे कंप्रेशन हो रहा हो, इनसे होती है ये। तो इस तरह की बीमारियों को हम सीटी स्कैन के ज़रिए डायग्नोज करते हैं। एंडोस्कोपी नॉर्मल होगी। एंडोस्कोपी की प्रक्रिया, यानी कि खाने की नली को अंदर से देखने की प्रक्रिया, वो नॉर्मल होगी। सीटी स्कैन में आप देख सकते हैं कि बाहर से कोई चीज़ फूड पाइप को कंप्रेस कर रही है, दबा रही है। और तीसरी तरह की बीमारियां होती हैं जो खाने की नली की मांसपेशियों या अंदरूनी इससे होती है, जिसमें अलग अलग लेवल पे रुकावट हो सकती है। खाने की नली के ऊपर के हिस्से में एक बीमारी होती है जिसको इसोफेजियल वेब कहते हैं, ये यूजुअली जन्मजात होता है। उसके अलावा ज़ेंकर्स डाइवर्टिकुलम एक कंडीशन होती है। ये सारी बीमारियां या तो एंडोस्कोपी, दवा पिला करके एक फूड पाइप का एक्सरे जिसको बेरियम स्वालो कहते हैं, या सीटी स्कैन, इन 3 टेस्ट से डायग्नोज हो सकती हैं। ज़ेंकर्स डाइवर्टिकुलम का इलाज भी एंडोस्कोपी के ज़रिए होता है। पोएम का ही एक मॉडिफाइड रूप होता है जिसको जेड पोएम कहते हैं। इसोफेजियल वेब का इलाज एंडोस्कोपी के ज़रिए डायलिटेशन, यानी कि रास्ता को चौड़ा करने से होता है। फूड पाइप के नीचे अगर हम आएँ तो लॉन्ग स्टैंडिंग एसिड रिफ्लक्स डिजीज़ से खाने की नली में नीचे हिस्से में सिकुड़न हो सकती है, जिसको पेप्टिक स्ट्रिक्चर कहते हैं। ये दवाइयों और डायलिटेशन, यानी कि एंडोस्कोपी के ज़रिए उसके रास्ते को चौड़ा करने की प्रक्रिया से ठीक होते हैं। कई बार कोरोसिव इंजरी से, यानी कि कुछ लोग या तो गलती से या सुइसाइडल इंटेंट, अपनी जान लेने के लिए कुछ जहर पी लेते हैं, जैसे टॉयलेट क्लीनर और एसिड, इस तरह की चीज़ें पी लेते हैं, उसमें फूड पाइप में सिकुड़न होती है। तो ये एक बहुत बड़ी समस्या आगे चल के बन जाती है, क्योंकि जब डैमेज होता है फूड पाइप तो बाद में जब इसमें हीलिंग होती है तो वो रास्ता संकरा हो जाता है, सिकुड़ जाता है। इसके लिए सीरियल डायलिटेशन, यानी कि रास्ते को चौड़ा करना, या ऑपरेशन, ये इस पर निर्भर करता है कि कहाँ पे रुकावट बन रही है। इसके अलावा कुछ अलग बीमारियां होती हैं जिसको ईओसिनोफिलिक इसोफेजाइटिस में एक बहुत ही महत्वपूर्ण
कारण है जिसमें ये नोटिस किया गया कि कई सारी फूड की एलर्जीज़ के कारण बॉडी में एक रिएक्शन होता है जिससे अंदर से सब कुछ नॉर्मल दिखता है लेकिन रास्ता संकरा हो जाता है, तो उसको कहते हैं ईओसिनोफिलिक ईसोफेजाइटिस। इस बीमारी का डायग्नोसिस एंडोस्कोपी के ज़रिए खाने की नली की बायोप्सी से होता है और ये बीमारी आप मान के चलें कि 90% से ज़्यादा दवाइयों से ठीक हो जाती है। अगर संकरापन ज़्यादा हो तो फिर से इसमें डायलिटेशन किया जा सकता है। खाने की नली के अंदर का कैंसर यानी कि ईसोफेजियल कैंसर ये एक महत्वपूर्ण कारण है। अगेन एल्डरली ओल्ड लोगों में अगर तेज़ी से वज़न कम हो रहा हो, खून की कमी हो रही है, तो फूड पाइप का कैंसर बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है जिससे कि ये हो सकता है। फूड पाइप के कैंसर का डायग्नोसिस एंडोस्कोपी के ज़रिए बायोप्सी लेकर के किया जाता है। सीटी स्कैन के ज़रिए हम बीमारी का स्टेज पता कर सकते हैं और फिर इसके ट्रीटमेंट में जो हमारे पास ऑप्शंस हैं, यदि बीमारी ऑपरेट होने के लायक है तो उसका ऑपरेशन किया जा सकता है, या अगर ऊपर के हिस्से में है तो रेडियोथेरेपी और कीमोथेरेपी के द्वारा इसका इलाज किया जाता है। और अगर बीमारी इलाज होने से, ऑपरेशन होने से बाहर की स्थिति में हो, उससे ज़्यादा फैली हुई हो, तो एक स्टेंट यानी कि एंडोस्कोपी के ज़रिए हम स्टील की जाली डालते हैं जिससे कि खाना जाने लगे और फिर कीमोथेरेपी और रेडियोथेरेपी इसके ऑप्शन होते हैं। तो जब भी खाना निगलने में अटके तो संक्षेप में एक सबसे महत्वपूर्ण बात है कि इसमें बहुत ही जल्दी डॉक्टर के पास आप जाएं क्योंकि ये गंभीर बीमारियों से होता है। दूसरी बात है कि ज़्यादातर क्या हमेशा मान के चलें कि ऐसी बीमारियों के डायग्नोसिस के लिए 3 इंपॉर्टेंट टेस्ट हैं जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट एंडोस्कोपी है, बेरियम स्वालो, सीटी स्कैन, और जब ये सब चीज़ें नॉर्मल हो तो ईसोफेजियल मैनोमेट्री होती है जिसके ज़रिए इसकी डायग्नोसिस होती है। और इलाज के तौर पे दवाइयों के अलावा इसमें कई बार ऑपरेशन की ज़रूरत पड़ सकती है या फिर एंडोस्कोपिक प्रोसीजर के ज़रिए या तो डायलिटेशन, रास्ते को खोला जाए, या स्टेंट डाला जाए, या स्टील की एक जाली डाली जाती है जिससे कि खाने का रास्ता बन जाए। तो हमेशा ये गंभीर समस्या का इंडिकेटर होता है और इसके लिए आप अपने निकटतम डॉक्टर को, गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट को संपर्क करें और इससे अधिक जानकारी के लिए आप आकर के अस्पताल में मुझसे मिल सकते हैं। धन्यवाद।